मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैलरी है और वो पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी बहन जेसिका आती है जो कि उससे बताती है क्या तुमने टीवी पर न्यूज सुनी है। इसके बाद वो दोनों टीवी ऑन करती हैं। टीवी पर न्यूज दिखाई जा रही थी कि रशिया में कुछ अजीब सी बीमारी आ गई है जिससे इंसान अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठता है और ये बीमारी उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अब तक इस वायरस के बारे में किसी को नहीं पता, बस लोग किसी चीज को देखकर अपने आप पर कंट्रोल खो बैठते हैं और बहुत ही बेरहमी से अपनी ही जान ले लेते हैं। ये बीमारी लाखों लोगों में फैल चुकी है और अब ये बीमारी रशिया से दूसरी कंट्री में भी फैल रही है। लेकिन मैलरी इस न्यूज को इग्नोर करते हुए अपनी बहन जेसिका के साथ हॉस्पिटल में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए चली जाती है। डॉक्टर उसे गुड न्यूज देती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेबी बहुत हेल्दी है। मैलरी खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि जोर जोर से शीशे पर अपना सर मार रही थी। मैलरी बहुत घबरा जाती है। वो भागते हुए जेसिका के साथ गाड़ी में जा बैठती है। वो अपनी बहन से कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि जिस वायरस के बारे में टीवी पर बताया जा रहा था शायद वो वायरस अब यहाँ तक फैल चुका है। अब ये दोनों गाड़ी भगाकर घर जाने लगते हैं, लेकिन रोड पर काफी हलचल थी। हर तरफ लोग अपना कंट्रोल खोकर अपनी जान ले रहे थे। हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। हर तरफ गाड़ियों का एक दूसरे से एक्सीडेंट हो रहा था। तभी ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब वो अपना कंट्रोल खोकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी बहुत डरी हुई थी। वो अपनी बहन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जेसिका को देख के तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिमाग पर तो किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। और तभी इनकी कार सामने वाली गाड़ी से टकराती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मगर लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों बच तो जाती हैं। इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती तभी वो देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने खड़े होकर खुद की जान ले लेती है। वो अपनी बहन की इतनी भयानक मौत देखने के बाद काफी डर गई थी, मगर वहाँ के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि वो आखिरी मर्तबा अपनी बहन की डेड बॉडी भी नहीं देख पाती। वहाँ चारों तरफ लोगों की भगदड़ मची हुई थी। वो भी उन लोगों के साथ भागते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। मैलरी को ऐसे देखकर एक औरत उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदद कर सकती उस औरत को भी अपने सामने कुछ चीज दिखाई देती है और वो भी जेसिका की तरह एक जलती हुई गाड़ी में बैठकर खुद की जान ले लेती है। इसी बीच एक टॉम नाम का लड़का आता है जो कि मैलरी को उठाकर सामने वाले एक घर में ले जाता है। इस घर में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और वो भी लोगों की ऐसी हालत देखकर काफी डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी ये लोग टीवी ऑन करके न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि बाहर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसको देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। इसके चलते वो खुद की ही जान ले रहे हैं। रिपोर्टर बताता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और जो भी लोग इस वायरस से अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए उनको चाहिए कि अपने घर के तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें और बाहर जाने की तो गलती कभी मत करें। तभी ये लोग उस घर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं और सभी विंडोज को कवर कर देते हैं ताकि उस राक्षस की नजर इन पर ना पड़े। इन सब को इस घर में अब 3 दिन बीत चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर एक लड़की रो रो कर चिल्ला रही होती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। टॉम उस लड़की पर तरस खा के दरवाजा खोलने ही लगा होता है कि तभी उस घर में मौजूद एक डगलिस नाम का आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या पता वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो। लेकिन मैलरी डगलिस पर बंदूक तान देती है और टॉम को दरवाजा खोलने को कहती है। टॉम उस लड़की के लिए दरवाजा खोल देता है। वो लड़की अंदर आ जाती है। उस लड़की का नाम ओलंपिया है और ओलंपिया भी प्रेग्नेंट होती है। ये सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे पहुँची। इस पर ओलंपिया बताती है कि मेरे पास खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हर घर का दरवाजा नॉक किया। ये सुनकर डगलिस कहता है कि हम सब का भी भूख से बुरा हाल हो गया। ये लोग भी इस घर में कई दिनों से फंसे हैं। ये लोग सोचते हैं कि घर से बाहर जाकर खाना किस तरह से लाया जाए। हालांकि घर से कुछ ही दूर पर एक सुपरमार्केट है, लेकिन बिना देखे वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। इस पर घर का ऑनर कहता है कि घर के बाहर कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर हम इन कैमरास की मदद से उन मॉन्स्टर्स की लोकेशन को फाइंड कर लें तो हम उन मॉन्स्टर्स से छुपकर उस सुपरमार्केट तक पहुंच सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को स्क्रीन पर देखने से इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भूख से ही मारे जाएंगे। क्योंकि अब उसकी बात भी ठीक थी, इसलिए उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए घर के कुछ लोग मान जाते हैं। अब उस आदमी को एक कुर्सी से बांध देते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो भी जाए तो अपने आप को नुकसान
नुकसान ना पहुंचा सके। उसको बांधने के बाद ये लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उस आदमी को स्क्रीन पर एक हवा का झोंका दिखाई देता है, जिसको देखते ही देखते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे और आखिर उसके भी आंखों का कलर टोटली चेंज हो जाता है। कुछ देर के बाद उस रूम से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जो सुनकर सभी लोग भागकर उस कमरे की तरफ जाते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो आदमी अपना सर सामने की टेबल पर पटक कर मार कर खुद की ही जान ले लेता है। लेकिन इन सबको एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अगर उस मॉन्स्टर को स्क्रीन पे देखे या आंखों के सामने, वो आपकी जान लेकर ही रहेगा। अब ये उस स्क्रीन को भी तोड़ देते हैं ताकि गलती से भी इनकी नजर उस मॉन्स्टर पर ना पड़े। इसी तरह से एक दिन और बीत जाता है। भूख से इन सब का बुरा हाल हो चुका था। अब ये लोग सुपरमार्केट तक पहुंचने के लिए एक और प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम जीपीएस की मदद से कार का इस्तेमाल करते हुए उस सुपरमार्केट तक पहुंचेंगे। अब ये लोग कार के शीशों को पेंट से ढक देते हैं ताकि मॉन्स्टर कार के अंदर ना देख पाए और ना ही ये लोग मॉन्स्टर को। इसके बाद 5 लोग जीपीएस की मदद से गाड़ी लेकर निकलते हैं। क्योंकि इनको सामने के शीशे से कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, इसलिए ये लोग धीरे धीरे से जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि पूरा शहर अब वीरान हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। थोड़ा आगे जाने पर कार पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगती है। कार के सेंसर से पता लगाया जा सकता था कि कार को चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। अब बहुत डर चुके थे, लेकिन टॉम हार नहीं मानता। वो फिर भी जीपीएस को फॉलो करते हुए गाड़ी को सुपरमार्केट तक ले ही जाता है। अब वो 5 अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी से उतरते हुए सुपरमार्केट की तरफ चलते हैं। स्टोर के अंदर आते ही ये सभी लोग सबसे पहले तो स्टोर की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं। उसके बाद अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं। ना हो सके हर कोई जरूरत की अशिया इकट्ठी करता है। यहाँ हम टॉम और मैलरी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। टॉम एक बहुत अच्छा इंसान था और उसने मैलरी की जान भी बचाई थी। मैलरी को वहाँ पर एक पिंजरे में 3 बर्ड्स भी मिलते हैं, जिसको वो अपने साथ रख लेती है। तभी अचानक कोई स्टोर का दरवाजा नॉक करता है, मगर ये डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन बाहर खड़ा शख्स रो रो कर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन इनमें से कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि इन सबको डर था कि बाहर खड़ा शख्स इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन आखिर इनको उस आदमी पर तरस आ ही जाता है। अब ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वो आदमी जबरदस्ती ही अंदर घुसने लगता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत खूबसूरत हैं, तुम सबको इन्हें देखना चाहिए। ये सब सुनने के बाद वो समझ जाते हैं कि ये आदमी भी इन्फेक्टेड है। अब इन सबके पास उस आदमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनमें से एक आदमी चार्ली इन सबको बचाने के लिए जोरदार धक्का देते हुए उसे बाहर धकेल देता है और खुद भी बाहर चला जाता है। बाहर वो आदमी चार्ली को बुरी तरह से मार देता है। इधर मैलरी ये नोटिस करती है कि जब वो मॉन्स्टर्स आस पास हों तो बर्ड्स शोर करने लगते हैं, इसलिए अब ये बर्ड्स उनके लिए एक बड़ा सहारा बनेंगे। अब बाकी बचे 4 लोग अपना सामान लेकर घर वापस लौट आते हैं। इन सबको चार्ली की मौत का बहुत दुख था। अब रात हो जाती है, सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और तभी फिर अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ओलिम्पिया जब बाहर किसी के हेल्प चलाने की आवाज सुनती है, बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, लेकिन मैलरी फौरन देख लेती है। वो उस आदमी को शूट करने की धमकी देती है। बाकी सभी शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं और एक अनजान आदमी को देखकर परेशान हो जाते हैं। सभी ओलिम्पिया पर गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ओलिम्पिया कहती है कि मैं अकेले बाहर रह चुकी हूँ, इसलिए मैं ये दुख जानती हूँ। हाँ, इस आदमी का नाम गैरी होता है, जो कि रोते हुए इन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक घर में छुपा था, जहाँ पर कुछ साइको लोगों ने आकर मेरे दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोल दी, जिससे वो सभी अपना कंट्रोल खो बैठे और सब ने सुसाइड कर ली। मगर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचा। यहाँ हमें पता चलता है कि जो कोई भी उस मॉन्स्टर को देखता है, वो मॉन्स्टर उस इंसान को कुछ ऐसा दिखाता है जिसको देखते ही वो इंसान बहुत ज्यादा डर जाता, यानी कि वो शैतान उस इंसान को उसकी जिंदगी का ऐसा बड़ा दुख या नुकसान दिखाता है जिससे वो डर के मारे सुसाइड ही कर लेता है। गैरी यहाँ पर एक और बात बताता है कि उन सभी साइको लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि वो उस मॉन्स्टर को देखकर खुश हो रहे थे। तो इधर हमें एक और बात पता चलती है कि वो शैतान उस इंसान को नहीं मार सकता जो कि ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो पहले ही से अंदर से टूटा हुआ होता है। वो इंसान अपनी जिंदगी
जिंदगी ऑलरेडी डिप्रेशन में गुजार रहा होता है, इसीलिए उस पर शैतान की इस चाल का कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो शैतान इन इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है। अब गैरी भी इन लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान है या फिर उस शैतान का पपेट, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। इन सबको अब गैरी की बातें सुनकर उस पर कुछ यकीन होने लगा था, लेकिन डगलिस को अब भी उस आदमी पर शक होता है। वो गन उठाकर उसे गुस्से में घर से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी शर्ला पीछे से आकर उसके सर पर कुछ दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब ये सब मिलकर डगलिस को एक दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं और गैरी इन सब का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अब नेक्स्ट डे ओलिम्पिया और मैलोरी दोनों को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। शर्ला और टॉम उन दोनों की हेल्प करते हुए दोनों को ऊपर वाले रूम में ले जाते हैं। गैरी जो कि नीचे ही रहता है, उसकी हरकतें कुछ अजीब सी होने लगती हैं। वो शैतान की बहुत सारी फोटोज को निकाल कर सामने टेबल पर रख देता है। उसकी आंखों को देखकर हमें पता चलता है कि गैरी भी उस शैतान के कंट्रोल में है। इसी दौरान मैलोरी और ओलिम्पिया दोनों अपने अपने बेबीज को जन्म देती हैं। मैलोरी को एक बेटा होता है और ओलिम्पिया को एक बेटी। तभी हम देखते हैं कि नीचे पिंजरे में बंद वो बर्ड्स शोर करने लगते हैं, जिनसे तंग होकर गैरी उनको उठाकर फ्रिज में बंद कर देता है। घर के सभी खिड़कियों दरवाजे पर लगे पेपर्स को उतार देता है। उसकी ये हरकतें देखकर डगलिस को अब समझ आ गया था कि वो भी उसी शैतान के कब्जे में है। वो शैतान का पपेट है जो कि शैतान को देखकर मरते नहीं, बल्कि शैतान के कहने पर बाकी इंसानों की जान ले लेते हैं। डगलिस चला चला कर कहता है कि मैंने कहा था ना कि इस इंसान पर भरोसा मत करो। डगलिस के चलाने की आवाजें सुनकर टॉम भी नीचे आ जाता है, लेकिन तभी गैरी पीछे से आकर टॉम के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब गैरी डगलिस को मारने के लिए भी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कानों में बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो डगलिस को छोड़कर ऊपर ओलिम्पिया और मैलोरी के पास चला जाता है। वो ऊपर भी सभी खिड़कियों पर लगे पेपर्स को हटा देता है। जैसे ही ओलिम्पिया बाहर देखती है, वो शैतान के कब्जे में आ जाती है। मैलोरी को समझ आ जाता है कि अब ओलिम्पिया भी किसी तरह से खुद को मार के ही दम लेगी, इसलिए वो उसके हाथ से उसकी बच्ची को छीन लेती है और तभी ओलिम्पिया खिड़की से बाहर जंप लगाकर खुद की जान ले लेती है। अब गैरी शर्ला को भी पकड़कर उसकी जबरदस्ती आंखें खोल देता है और शर्ला भी यहाँ पे इन्फेक्टेड होकर खुद की जान ले लेती है। अब वो मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैलोरी ने चादर के अंदर खुद को और दोनों बच्चों को छुपा रखा था। लेकिन गैरी उससे चादर छीन कर उसे बाहर देखने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डगलिस पहुँच जाता है, जो कि अपनी आंखें बंद करके उसे शूट करने लगता है। क्योंकि गैरी जानता था कि डगलिस को आंखें बंद होने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो भागकर डगलिस की तरफ जाता है और उसे धक्का देते हुए दोनों ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरते हैं। गैरी डगलिस के सीने में भी कैंची को स्टैब करके उसे मार देता है, ये कहते हुए कि तुम कभी भी उन मॉन्स्टर्स की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। इसी दौरान डगलिस को भी होश आ जाता है। वो गन उठाकर किसी तरह से गैरी को मार देता है। उसको मारने के बाद वो भागते हुए मैलोरी और दोनों बच्चों के पास जाता है। अब सिर्फ मैलोरी, टॉम और 2 बच्चे जिंदा बचे थे। अब हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टॉम और मैलोरी अब दोनों रिलेशनशिप में थे और बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। अभी भी उस शैतान के पपेट्स बाहर घूम रहे थे, जो कि नॉर्मल इंसानों को देखते ही मार देते थे। वो पिछले 5 साल से इसी तरह से सरवाइव कर रहे थे। मैलोरी ने बच्चों को भी इस मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव करना सिखा दिया था। एक दिन अब रेडियो से आवाज आती है, जिसमें रिक नाम का आदमी इन्हें बताता है कि हम जिस जगह रह रहे हैं ये एरिया पूरी तरह से सेफ है। यहाँ खाने पीने की बहुत सी अशिया मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास एक कॉलोनी है और इसमें खाने पीने की सभी अशिया मौजूद हैं। अगर तुम लोग यहाँ आना चाहते हो तो नदी के बहाव के साथ आओ। जहाँ नदी का बहाव सबसे तेज होगा तो वहीं पास के जंगल में हमारी कॉलोनी मिल जाएगी। वहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज सुनकर तुम हमें ढूंढ सकते हो, और नदी के बहाव के साथ यहाँ आने में तुम्हें 2 दिन लग सकते हैं। टॉम तो उस आदमी पर ट्रस्ट करके वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैलोरी उसको ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि शायद वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो और हमें अपने पास बुलाकर मार देना चाहता हो। रात में टॉम उसे फिर से समझाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये रिस्क लेना ही होगा। आखिर हम यहाँ कब तक ये ब्लाइंड जिंदगी गुजारेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टॉम और बच्चे बाहर सामान लेने के लिए जाते हैं तो कुछ साइको लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। टॉम बच्चों और मैलोरी को समझाता है कि यही टाइम है यहाँ से निकलने का। मैं उन लोगों को अपनी बातों में उलझाऊंगा और तुम लोग पीछे के दरवाजे से यहाँ से निकल जाना। और रेडियो पर उस आदमी की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नदी के बहाव के साथ ही चलते हुए उस जंगल तक पहुँच जाना। लेकिन मैलोरी टॉम को यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टॉम कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए
लिए और इन बच्चों के लिए किसी एक की जान तो कुर्बान करनी पड़ेगी। इसके बाद टॉम मैलरी और बच्चों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देता है और खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी शॉटगन उठाकर उन साइको लोगों के सामने चला जाता है। तो साइको लोग टॉम को अपनी आंखों से पट्टी हटाने को कहते हैं, मगर टॉम मुसलसल उन्हें अपनी बातों में उलझाई रखता है ताकि मैलरी बच्चों को लेकर यहाँ से निकल पाए। लेकिन फिर भी ये लोग मैलरी को वहाँ से निकलते हुए देख ही लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग मैलरी को पकड़ पाते, टॉम गोलियां चलाकर उनमें से 2 लोगों को मार देता है। अब अपनी आंखों पर ब्लाइंड बांधते हुए बाकी लोगों को खत्म करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए वहाँ पर मौजूद और 2 लोगों को मार देता है। अब उनमें से सिर्फ एक ही साइको आदमी बाकी बचा था। अब टॉम जैसे ही आखिरी बचे साइको इंसान को मारने के लिए जाने ही लगता है कि वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है। मॉन्स्टर टॉम को भी अपने वश में करने लगता है। इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर के वश में पूरी तरह से आ जाता, उस आखिरी बचे आदमी को भी मार देता है। उसको मारने के बाद आखिर में वो खुद की भी जान ले लेता है। वहीं मैलरी भी आखिरी गोली की आवाज सुनते ही समझ जाती है कि टॉम भी मर चुका है। मैलरी बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि टॉम ही उसकी इस मुश्किल सिचुएशन में आखिरी सहारा था। अगर फिर भी वो हिम्मत करते हुए अपने बच्चों के लिए रेडियो पर बताए हुए ठिकाने पर जाने लगती है। वो बच्चों को भी इसके लिए रेडी करती है कि ये सफर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और एक बात ध्यान से सुनो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाओगे, क्योंकि पट्टी हटाते ही तुम दोनों भी मारे जाओगे। इसके बाद वो खुद की और अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकल जाती है। रस्सी का सहारा लेते हुए ये लोग नदी तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो बोट पर बैठकर नदी को पार करने लगती है। मैलरी अपने साथ उस पिंजरे में बंद बर्ड्स को भी रखती है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद अब मैलरी उसी रेडियो वाले आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी पिंजरे में बंद बर्ड्स शोर करने लगते हैं और उसी वक्त एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज मैलरी को पुकारने लगती है। लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करने के बाद आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही टाइम के बाद वो आवाज उसके और भी करीब आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी मैलरी के बहुत करीब आकर कहता है कि तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा दो, तुम यहाँ पर सेफ हो और मेरे पास खाना भी मौजूद है। लेकिन मैलरी बच्चों को चादर में छिपाते हुए गन से चारों तरफ शूट करने लगती है। वो आदमी समझ जाता है कि मैलरी किसी भी सूरत अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगी, इसीलिए वो बोट के करीब आकर इनकी बोट पर हमला कर देता है। वो जबरदस्ती मैलरी की आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करता है। ये आदमी भी गैरी की तरह कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उन मॉन्स्टर्स को देखना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन मैलरी खुद को बचाते हुए एक हथियार से उस आदमी पर हमला कर देती है, उस आदमी को भी मार देती है और अपना सफर जारी रखती है। इसी तरह से इनको सफर करते हुए अब 24 घंटे बीत चुके थे। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। तभी इनकी बोट एक ट्रक से जा टकराती है। बोट ट्रक से टकराते ही उसका बेटा और खाने पीने की चीजें बोट से नीचे गिर जाती हैं। वो अपने बेटे को तो किसी तरह से बचा लेती है, लेकिन खाने पीने की चीजें नहीं बचा पाती। मैलरी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अगर खाना उनको ना मिला तो वो लोग तो भूख से ही मर जाएंगे। इसीलिए वो खाना ढूंढने के लिए बोट को नदी के किनारे लगाती है और बच्चों को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखों से पट्टी को मत हटाना। अब वो बोट को एक रस्सी से बांधते हुए जंगल में खाने की तलाश में निकलती है। अब वो खाने पीने की चीजें ढूंढते हुए जंगल के बीच एक घर जा पहुंचती है। उससे वहाँ से खाने की तो काफी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जब वो वापस लौटने लगती है तो उसके पीछे वही मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। वो मैलरी को इंसानों की आवाज में ही पुकारने लगते हैं, मगर वो खुद को बचाते हुए गन से चारों तरफ से शूट करते हुए बोट के पास पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी गोलियों की आवाज सुनकर खुद को रस्सी से बांधकर जंगल की तरफ जाने लगती है। चलते चलते वो सीधा मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाती है, मगर तभी मैलरी उसको रस्सी से खींचकर अपनी तरफ ले जाती है। गुस्से में अपनी बेटी को डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए बोट से नीचे मत उतरना। अब ये फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। अब इनको सफर करते हुए 42 घंटे बीत चुके थे। मैलरी बच्चों को समझाती है कि अब नदी में एक ढलान आने वाला है जिससे पानी का बहाव काफी तेज होगा, इसलिए बोट को मजबूती से पकड़ कर रखना। अब पानी का प्रेशर काफी तेज हो जाता है। बच्चे और मैलरी बोट को मजबूती से पकड़ लेते हैं, लेकिन ये रास्ता काफी खतरनाक था। अभी अचानक से उनकी बोट पलट जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब ये तीनों पानी में ही बहते रहते हैं। मैलरी किसी तरह से अपने बेटे को तो पकड़ लेती है, लेकिन उसकी बेटी किसी तरह से नदी के किनारे चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी मॉम को पुकारती है, जिससे उसकी मॉम उसको भी आखिर ढूंढ लेती है। इस तरह से उन्होंने अपने सफर का सबसे मुश्किल रास्ता भी तय कर लिया था। अब वो अपने मंजिल के काफी करीब थे। अब ये लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी इनको परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेडियो में बताया गया था। अब ये परिंदों की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो शैतान भी वहाँ पहुँच जाता है और इनका पीछा करने लगता है। वो शैतान इनको
बहकाने की कोशिश करता है ताकि ये लोग अपनी आंखों से पट्टी हटा दें। मगर मैलरी हिम्मत से काम लेती है, अपने बच्चों से कहती है कि आवाज पर ज्यादा ध्यान मत दो और आगे की तरफ बढ़ो। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो मैलरी का पैर स्लिप हो जाने की वजह से वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है, जिससे बच्चे भी काफी परेशान हो जाते हैं। बच्चे अपनी मॉम को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह शैतान इनको उनकी मॉम की आवाज में आंखों से पट्टी हटाने को कहता है। ना समझ दोनों बच्चे अपनी मॉम की आवाज समझकर अपनी आंखों से पट्टी हटाने ही लगते हैं कि तभी मैलरी को होश आ जाता है और वो अपने बच्चों को आंखों से पट्टी हटाने से रोकती है और बच्चों की आवाज को फॉलो करते हुए वो उनके पास आ जाती है। इसके बाद अब ये लोग बर्ड्स की आवाज सुनते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तुरंत शैतान भी इनके पीछे पड़ा था ताकि ये लोग कॉलोनी तक ना पहुँच सकें, मगर फिर भी मैलरी और बच्चे हिम्मत से काम लेते हुए और शैतान को इग्नोर करते हुए कॉलोनी तक पहुँच ही जाते हैं और मैलरी उनसे जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। लोग दरवाजा खोलकर इनको अंदर ले जाते हैं और सबसे पहले इनकी आंखें चेक की जाती हैं। जब उनको कंफर्म हो जाता है कि ये तीनों इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो इनको कॉलोनी के अंदर ले जाया जाता है। मैलरी को अपनी आंखों से पट्टी हटाने पर पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग देख नहीं सकते, इसलिए वो शैतान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैलरी की मुलाकात एक रिक नामी बंदे से होती है और ये वही था जिसने रेडियो पर मैलरी और टॉम से कांटेक्ट किया था। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी मौजूद थे ताकि खतरे की वार्निंग इनको मिलती रहे। मैलरी भी जो अपने साथ बर्ड्स लाई थी उनको आजाद कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।